हेलो प्यारे स्टूडेंट, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है हमारा फिजिक्स का, उसका नया टॉपिक लेके आए हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो इसमें मैंने 4 फैक्टर्स बताए थे जो रेजिस्टेंस के हमारे डिपेंड करते थे। पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, थर्ड इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड फोर्थ इज नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक, इन 4 ये 4 जो थे हमारे फैक्टर्स थे जो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करते थे। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ, अगर बात करें तो नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल की बात करते हैं। जब हमसे कहा गया कि जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किस पे, जो भी रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, हमेशा नेचर मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, हम कोई भी वायर ले रहे होते हैं, ठीक, चाहे वो थिक वायर हो चाहे थिन वायर हो, और वो एक ही मटेरियल का बना हुआ है, एक ही मटेरियल का बना हुआ है, तो उस केस में क्या होता है, जो उनका रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। रेजिस्टेंस कैसा रहेगा या जो रेजिस्टिविटी है वो कैसी रहती है, सेम रहती है। क्योंकि अगर हम अलग अलग मटेरियल रहते हैं तो अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। कैसे, जैसे सपोज कीजिए अगर मैं निक्रोम का यूज करूंगा तो निक्रोम का जो रेजिस्टेंस होता है वो 60 टाइम्स होता है किसके, कॉपर के। अगर निक्रोम के रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो वो कितना होता है, 60 टाइम्स होता है किसके, कॉपर के वायर के 60 टाइम्स होता है। तो इसलिए हमेशा जो भी वायर्स होगा वो किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए कहा गया इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ अ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर के मटेरियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर हम अलग अलग मटेरियल के वायर ले रहे हैं तो उनका रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। ठीक, दूसरा था हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट रहता है, सेकंड इज द इफेक्ट ऑफ अ टेम्परेचर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे इसका क्या इफेक्ट रहता है। जब भी हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, टेम्परेचर पे इसका क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे बड़ी बात है, जब हम प्योर मेटल्स की बात करते हैं, जितने भी हमारे ऑल प्योर मेटल्स होते हैं, जितने भी हमारे प्योर मेटल्स होते हैं, तो इस केस में क्या होता है, जितने भी प्योर मेटल है वहां पे जो रेजिस्टेंस होगा, वहां पे जब भी हम बात करते हैं प्योर मेटल्स की बात करते हैं, तो जो रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करता है राइजिंग टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस क्या होता है, राइजिंग अगर टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज होती है। और अगर हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं तो यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो लोअरिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, लोअरिंग टेम्परेचर पे। जबकि ये प्योर मेटल्स में अगर रेजिस्टेंस हमारा जो भी प्योर मेटल के लिए इंक्रीज हो रहा है ऑन राइजिंग टेम्परेचर या रेजिंग टेम्परेचर लिखते हैं, राइजिंग नहीं, रेजिंग। ठीक है, रेजिंग टेम्परेचर पे हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ता है, जबकि लोअरिंग टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या होता है, प्योर मेटल्स में डिक्रीज कर रहा होता है। लेकिन यही बात अगर हम अलॉय के लिए करें, किसके लिए करें, अलॉय के लिए, और अलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है, जब हम अलॉय के रेजिस्टेंस की बात करते हैं, अलॉय के रेजिस्टेंस की बात करते हैं, अलॉय कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मैग्नीन, ठीक, निक्रोम, कॉन्स्टेंटन, ये हमारे क्या होते हैं, अलॉय होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अलॉय होते हैं। और निक्रोम, मैग्नीन अनअफेक्टेड रहते हैं किस पे, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकता, टेम्परेचर जो है इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाता है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे। जैसे ही रजिस्टिविटी पढ़ लेंगे उसके बाद हम इन्हीं की बात करेंगे, क्यों इफेक्ट नहीं डाल पाता है टेम्परेचर, ये हमें आगे पता लग जाएगा। ठीक, चाहे हम कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, लेकिन इनके
इनसे बने हुए जितने भी एलिमेंट है या वायर्स है उन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम प्योर मेटल की बात कर रहे थे, अगर हमारा टेम्परेचर रेज करता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है, और अगर हमारा टेम्परेचर लोअर होगा तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक। तीसरा जो हमारा इफेक्ट था वो था कंडक्टर ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर। थर्ड फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर। और ये सारी चीजें जो की गई थी ये एक्सपेरिमेंटली की गई थी। कैसे की गई थी? एक्सपेरिमेंटली इनको प्रूव किया गया था। अब इन्होंने इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर को बताया जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जैसे ही इन्होंने बोला था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, या ये बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो लेंथ है वो भी इंक्रीज करेगी। अगर हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो हमारी जो लेंथ है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो हमारी लेंथ भी इंक्रीज करती है, रेजिस्टेंस को अगर डिक्रीज करते हैं तो लेंथ भी हमारी डिक्रीज करते हैं। हमने क्या किया, अगर हमने किसी भी कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया तो उसमें हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी डबल हो जाता है, और अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ को हाफ कर देते हैं तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी क्या सा हो जाता है, हाफ्ड हो जाता है। मान के चलिए कोई वायर दे रखा है और उसकी लेंथ को मुझे डबल करना है, तो हम क्या करते हैं, दो जो रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम हमेशा सीरीज में ज्वाइन कर लेते हैं। तो दो रेजिस्टेंस लगाए, वो एक दूसरे के सीरीज में हमने वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिए या ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो जो सम होता है उन दोनों का रेजिस्टेंस का वो डबल किसके आता है, हमारे ओरिजिनल वैल्यू के डबल आता है। और जब भी हम लॉन्ग वायर यूज करेंगे तो लॉन्ग वायर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। लॉन्ग वायर के लिए बात करें तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और शॉर्ट वायर की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस कैसा होता है, हमारा कम होता है। लॉन्ग वायर की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और शॉर्ट वायर की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है। तो इसमें लिख सकते हैं मोर रेजिस्टेंस, लॉन्ग वायर पे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक, और शॉर्ट वायर पे हमारा रेजिस्टेंस कैसे रहता है, लेस रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, मोर रेजिस्टेंस एंड लेस रेजिस्टेंस। ठीक। तो इससे हमें क्या पता पड़ा कि जब हमने एक्सपेरिमेंटली बात की, जैसे ही हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज कर रहे थे तो उसका जो रेजिस्टेंस था वो भी इंक्रीज हो रहा था। रेजिस्टेंस जो था, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता था, लेंथ के होता था। आर अगर इंक्रीज करेगा तो लेंथ भी हमारी इंक्रीज करती थी, आर डिक्रीज होगा तो लेंथ भी डिक्रीज होगी, ठीक है ना। उसके बाद लॉन्ग वायर में मोर रेजिस्टेंस होता है जबकि शॉर्ट वायर में लेस रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर की बात करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी में, ठीक। और ये प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें कई चीजें हमें याद रखनी है। जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो वहां पे इस प्रॉपर्टी का काफी यूज किया जाता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, इस पे क्या इफेक्ट होता है ना, इस पे क्या इफेक्ट होगा। तो एक्सपेरिमेंटली जब किया गया था तो जो रेजिस्टेंस था कंडक्टर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता था हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। क्या होता था, जो रेजिस्टेंस होता था कंडक्टर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता था, हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, ठीक। मान लिया मैंने, ये मेरा एक कोई कंडक्टिंग वायर है और ये मेरा सिलेंड्रिकल शेप का है। किसका लिया मैंने, सिलेंड्रिकल शेप का, और एक इसका ये एंड पॉइंट्स है, ठीक। और इसको मैंने ज्वाइन कर देते हैं जब वायर्स को, तो अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे बनता है, जो एंड है इसका वो कैसा है, सर्कुलर शेप का है। जब इसके एंड्स जो होता है तो इसी पार्ट को पूरे यहां से लेके जब इसको यहां तक ज्वाइन कर दिया जाता है तो ये क्या होता है, हमारा पूरा पार्ट जो ज्वाइन किया गया ये क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या था, क्या जैसे ही हमने बात की, अगर मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता हूं, अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो जो एरिया है वो हमारा कैसा होगा, कम होना चाहिए। एरिया कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। उस कंडक्टर का जो एरिया है वो कम होना चाहिए अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, और रेजिस्टेंस कम है तो उस केस में क्या होगा, एरिया हमारा कम होना चाहिए। उस केस में क्या होगा, एरिया कम होना चाहिए। तो इससे एक बात निकल के आई, अगर मैं रेजिस्टेंस को दुगना कर दूं, सपोज कीजिए मैंने क्या किया, जो सॉरी बायर था, ठीक, बायर के एरिया को डबल कर दिया। मैंने क्या किया, बायर था और बायर के जो बायर है उसके एरिया को मैंने डबल कर दिया। ठीक, बायर के एरिया को मैंने क्या किया, डबल किया। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, हाफ होगा। एरिया को अगर मैं हाफ करूंगा तो रेजिस्टेंस इस केस में डबल होगा। ठीक, एरिया को अगर हाफ करूंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा मेरा, इस केस में डबल होगा। इसलिए हम ज्यादातर इसमें थिक वायर का यूज, थिक वायर और थिन वायर, दो वायर होते हैं हमारे, थिक वायर और दूसरा होता है हमारा थिन वायर। ठीक है, थिक वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है कंपेयर टू थिन वायर वो ज्यादा होता है। थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है कंपेयर टू थिन वायर वो ज्यादा होता है। उसकी वजह से थिक वायर का जो एरिया है वो कैसा होगा, लार्ज एरिया होगा। इसका एरिया कैसा होगा, लार्ज होगा, और इसका एरिया कैसा होगा, स्मॉल एरिया होगा। थिन वायर का एरिया कैसा होगा, स्मॉल होगा। ठीक, अब बात करते हैं जो थिक वायर का रेजिस्टेंस होता है कंपेयर टू थिन वायर वो कम होता है। ठीक, तो इसका जो रेजिस्टेंस है थिक वायर का वो लो रेजिस्टेंस होता है, जबकि थिन वायर की बात करते हैं तो थिन वायर का कंपेयर टू थिक वायर हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, कैसा रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। और जब भी हमें किसी भी थिक वायर को इक्विवेलेंट में कनेक्ट करना होता है तो उसकी जगह हम लार्ज नंबर ऑफ थिन वायर्स भी यूज कर सकते हैं, और हमेशा ये जो कनेक्शन होता है ये पैरेलल में हम इसके कनेक्शंस को शो कर देते हैं। जैसे जैसे मैंने बताया था, अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हाफ करना है तो इसके लिए हम पैरेलल कंडीशंस का यूज करते थे। ठीक, जैसे ही मैंने एरिया डबल किया था यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस क्या हो गया था, हाफ हो गया था। अब इसकी वजह से क्या होता है, थिक वायर में अगर बात करते हैं लार्ज एरिया है, लो रेजिस्टेंस है, तो थिक वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे, थिक वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजीली फ्लो करेंगे अकॉर्डिंग टू थिन वायर। थिक वायर में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इजीली फ्लो करते हैं अकॉर्डिंग टू थिन वायर, जबकि करंट भी यहाँ आसानी से फ्लो करेगी क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, लो है, और इसका रेजिस्टेंस हाई है, तो करंट भी यहाँ पे क्या है, आसानी से फ्लो नहीं कर सकती। ठीक, अब बात करते हैं जो थिकनेस होती है किसी भी वायर की, अगर हम बात करें जो थिकनेस है किसी भी वायर की यूजली रिप्रेजेंट्स करती है डायमीटर को। किसको, डायमीटर ऑफ द वायर को रिप्रेजेंट्स करेगी। जब भी थिकनेस को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है उस, तो हमेशा उस वायर के डायमीटर के साथ या उस मटेरियल के डायमीटर के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब इससे एक कंसेप्ट निकल के आया कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, जो एक कंसेप्ट था इससे क्या निकल के आया कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, स्क्वायर ऑफ द डायमीटर जो वायर है। ठीक, तो जो थिकनेस होती है वायर की यूजली रिप्रेजेंट करती है उसके डायमीटर को, किसको, डायमीटर को। और जो फिर बताया गया था द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, स्क्वायर ऑफ द डायमीटर के। यानी यहाँ पे कह सकते हैं आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी का स्क्वायर, जो डायमीटर दे रखा होगा वायर का उसके स्क्वायर होता है। अगर डायमीटर हमें 2 टाइम्स, तो रेजिस्टिविटी के बारे में क्या कहा गया था,
रजिस्टिविटी में बताया गया था रजिस्टिविटी, ठीक। तो एक्सपेरिमेंटली इन्होंने रेजिस्टेंस पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तो वहां से निकल के आया जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे लेंथ के होता है, और आर ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के होता है। तो इसको लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो ये जो प्रोपोर्शनल लग रहा था इसको दूर करने के लिए एक कांस्टेंट लिया गया जिसको नाम दिया गया रो। रो क्या था, एक कांस्टेंट टर्म था, और यही हमारा क्या कहलाया था, रो इज द रेजिस्टिविटी। यही रो क्या थी, हमारी रेजिस्टिविटी कहलाई गई। यही रो क्या थी, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है। ये कंडक्टर इंसुलेटर सबके लिए इसकी वैल्यू निकाली जाती है। इसके अलावा रो का दूसरा नाम था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको क्या कहा जाता था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको कहा जाता था, हमारी रेजिस्टिविटी को कहा जाता था, ठीक। इसकी जो यूनिट होगी, अगर यूनिट की बात करें तो रो इज इक्वल टू आर, ठीक है, आर ए अपॉन एल हो जाएगा। आर की यूनिट ओम होती थी, एल ए की यूनिट हमारी क्या होती थी, मीटर स्क्वायर, और एल की यूनिट हमारी क्या होती थी, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो रो मीटर इसकी क्या होगी, हमारी यूनिट होगी, सॉरी ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट, ठीक है। ओम मीटर क्या है, इसकी यूनिट्स होगी। तो आर जब हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, एल के, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1/a के, तो ये फॉर्मूला निकल के आया, एक कांस्टेंट आया। तो यही रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर्स या रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल्स। किसी भी मटेरियल की अगर हम रेजिस्टिविटी फाइंड कर रहे हैं तो वो हमारी क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है, रो। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, रो से। इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ये सिंबल किसका होता है, रोह का, ठीक है। ये सिंबल होता है हमारा रोह का, ठीक। और इसको हम कांस्टेंट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रो को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये मुझे पता लग गया ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रो मेरा रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है। किसी भी कंडक्टर का, सॉरी किसी भी कंडक्टर की ये क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का ये रेजिस्टिविटी होता है, रो, ठीक है, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। कई बुकों में ये लिखा हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, उसको वो क्या है, हमारी रेजिस्टिविटी है, ठीक। ये क्या कहलाती है, हमारी रेजिस्टिविटी कहलाती है। दूसरा पॉइंट ये भी कह सकते हैं, अगर मैंने एल यूनिट मान लिया 1 यूनिट के, ए भी 1 यूनिट के मान लिया, तो रो बराबर किसके आता है, मेरे आर के निकल के आता है। रो इज इक्वल टू किसके आएगा, आर के इक्वल निकल के आएगा। किसके इक्वल निकल के आएगा, आर के इक्वल। तो इस केस में कह सकते हैं हम रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, ठीक। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, क्या ऑफर्ड कर रहा है, कंडक्टर पे, ठीक है, ऑफर्ड बाय कंडक्टर दैट मटेरियल्स हैविंग अ यूनिट क्रॉस सेक्शन, सॉरी यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ, ठीक। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, या रेजिस्टिविटी इज द मटेरियल ऑफ रेजिस्टेंस दैट ऑफर्ड अ कंडक्टर टू हैव दिस मटेरियल ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शन, यूनिट लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी is the material of a resistance, material of a resistance that offered conductor
टू द मटेरियल, टू द मटेरियल, ठीक है। तो ये मटेरियल को बता रहा है, हैविंग मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ, हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यही क्या होती है हमारी रजिस्टिविटी कहलाती है, जब रो इजिकल टू आर के हो या आर इजिकल टू किसके है, रो के निकल के आता है, तो यही हमारी क्या होती है, रजिस्टिविटी होती है, ठीक है ना। और रजिस्टिविटी डिपेंड्स नहीं करती है, जो रजिस्टिविटी होती है, अगर किसी भी कंडक्टर की रजिस्टिविटी है तो वो उसकी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द, resistivity of the conductor does not depend on the area of cross section and its length। जो भी उसकी लेंथ है और एरिया है उस पर जो रजिस्टिविटी है वो हमारी डिपेंड नहीं करती है। इसके अलावा जब भी हम रजिस्टिविटी की बात करते हैं तो मे भी हो सकता है हम सेम लेंथ के या सेम डायमेंशन के दो अलग अलग वायर ले लें, ठीक, या मैंने एक थिक वायर लिया एक थिन वायर लिया। सपोज कीजिए मैंने क्या किया, एक थिक वायर लिया एक थिन वायर लिया और उनका मटेरियल सेम है, मैंने कॉपर मटेरियल के दो वायर लिए अलग अलग, ठीक। एक तो था थिन वायर और एक था मेरे पास थिक वायर। तो थिन वायर और थिक वायर की बात करूं तो लेंथ और एरिया दोनों के अलग अलग होंगे। इसकी लेंथ वो मे भी हो सकता है इसका एरिया ज्यादा हो इसके मुकाबले, ठीक, इसका एरिया ज्यादा रहेगा थिन वायर के मुकाबले, लेकिन इनकी जो रजिस्टिविटी होगी कॉपर वायर की वो सेम रजिस्टिविटी ही होगी। अगर सेम मटेरियल लेते हैं तो उनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो सेम होती है और वो डिपेंड नहीं करती है किस पे, लेंथ और एरिया पे, ठीक। इसकी जो कई बुकों में 1.69 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर दे रखी है। इसकी जो रजिस्टिविटी होती है कॉपर की वो कितनी होती है, 1.69 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो रजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करेगा। ये दो पॉइंट हमें याद रखने हैं जब भी बात करेंगे। देखें, पहला, रो डज नॉट डिपेंड लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। अभी बता दिया क्यों, क्योंकि अगर हमने सेम मटेरियल है, मेरे पास कॉपर का वायर है, ठीक, एक वायर मैंने थिन लिया एक वायर मैंने थिक लिया, थिक वायर और थिन वायर यूज किए, लेकिन इनकी जो रजिस्टिविटी होगी वो सेम ही रहेगी, चाहे हम थिन वायर यूज करें चाहे हम थिक वायर यूज करें, ठीक। दूसरा, रो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, और एंड टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर और मटेरियल पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ρ2 इजिकल टू, जैसे हम निकाल सकते हैं ρ2 इजिकल टू ρ1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशियंट, अल्फा इजिकल टू क्या है, कोफिशियंट ऑफ टेम्परेचर है, या टेम्परेचर कोफिशियंट भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशियंट। अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशियंट, अल्फा क्या है हमारा यहाँ पे, टेम्परेचर कोफिशियंट है, ठीक। अगर हम बात करें अल्फा की जो वैल्यू होती है अलॉय के लिए, ठीक, ये 0 रहती है, जबकि मेटल्स की बात करते हैं तो इनकी जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है, और इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो अल्फा की वैल्यू जो होती है इंसुलेटर के लिए वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। जब हम अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशियंट है किसका, रेजिस्टिविटी का, याद रखना।
ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल दे रखा है उसकी क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक, अल्फा। तो अब अल्फा की जो अलॉय के लिए वैल्यू है वो 0 होती है, मेटल्स के लिए पॉजिटिव यूज करते हैं, इंसुलेटर के लिए नेगेटिव यूज करते हैं। तो रेजिस्टिविटी में हमने क्या सीखा अभी तक कि जो R था, R इजिकल टू रो L अपॉन A के होता है। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। रेजिस्टिविटी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। रो को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं और रो एक कांस्टेंट होता है, ठीक। अगर हमने लेंथ 1 मान ली, एरिया 1 मान लिया, तो जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल की, तो कंडक्टर द्वारा जब उसको रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जाता है उस मटेरियल के लिए, तो उसकी जो यूनिट लेंथ होती है वो यूनिट होती है, जबकि जो क्रॉस सेक्शन है वो भी कैसा होता है, यूनिट होता है। जबकि रो डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है भाई, किस पे, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के पे, ठीक। मान के चलिए हमने कॉपर का वायर है, अगर मोटा वायर लिया है, थिक वायर लिया है और या थिन वायर लिया है, लेंथ और एरिया उनके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी दोनों केस में, क्योंकि हम वहां पे सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं। और रो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर और टेम्परेचर पे। ρ2 इजिकल टू ρ1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल के लिए ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अल्फा की वैल्यू जो है अलॉय के लिए 0, मेटल्स के लिए पॉजिटिव और इंसुलेटर्स के लिए कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अब हम बात करते हैं जो हमारे गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो सबसे कम होती है। अगर हमसे कोई पूछे जितने भी गुड कंडक्टर हैं, ठीक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, और जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कैसी होती है, हाई होती है। कैसे, देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सिल्वर होता है हमारा वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक। ये कंडक्टर होता है, इसकी जो रेजिस्टिविटी है 1.60 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर होती है। सबसे कम जो रेजिस्टिविटी है इसी की होती है, इसकी लो रेजिस्टिविटी होती है। कैसी रेजिस्टिविटी होती है, लो रेजिस्टिविटी होती है। जबकि उसके बाद कॉपर की आती है, कई बुकों में 1.62 है और कई बुकों में 1.69 दे रखा है, और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। सेकंड नंबर का कॉपर होता है, ठीक। लेकिन अगर सिलिकॉन हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और सबसे बेस्ट कंडक्टर माना गया है सिल्वर, ठीक है, तब भी हम इसे क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये मोस्टली क्या है, हाई कॉस्टली है। ये सिल्वर जो होता है हाई कॉस्ट का होता है, इसलिए हम इसका कम यूज करते हैं। जबकि हम कॉपर और एल्युमिनियम का ज्यादा यूज करते हैं। किसका, कॉपर और एल्युमिनियम। Al इसकी लगभग होती है 2.63 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2.63 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर होती है, ठीक। उसके बाद हम अलॉय की बात करते हैं, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है ये कैसी होगी, अकॉर्डिंग टू अलॉय कम होगी, ठीक। लो रेजिस्टिविटी होती है, इनकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी लो होती है, ठीक। और इनमें क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं ये आसानी से जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से फ्लो करने देते हैं, ठीक है ना। अब अलॉय में बात करते हैं, सबसे पहले कॉन्स्टेंटन, ठीक है। कॉन्स्टेंटन जो होता है वो हमारा कॉपर और निकेल का बना होता है। किसका बना होता है, कॉपर और निकेल का। कॉन्स्टेंटन की बात करें, कॉपर प्लस निकेल का जो पार्ट होता है वो अलॉय मिक्सचर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंटेन, ठीक है, कॉन्स्टेंटन बोलते हैं।
और इसकी जो वैल्यू होती है लगभग 49 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर होती है। ठीक, इसके अलावा मैग्नीन का यूज करते हैं, और ये भी हमारे किसका अलॉय होता है, कॉपर, मैंगनीज और निकेल। कॉपर, मैंगनीज और निकेल का अलॉय होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 44 इंटू 10 की पावर -8, 44 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। अब बात करते हैं हम निक्रोम की। सबसे ज्यादा यही एलिमेंट यूज किया जाता है जब भी हम बात करेंगे। तो निक्रोम जो होता है आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है, आयरन और मैंगनीज और कॉपर रह गया, कॉपर, इनके अलॉय का बनता है और इसकी वैल्यू होती है 100 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। अगर हमसे कोई पूछे क्या जो कॉपर है, निक्रोम जो होता है कॉपर का लगभग 60 टाइम्स ज्यादा होता है, रेजिस्टिविटी इसकी कितनी ज्यादा होती है, 60 टाइम्स ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होती है, कॉपर की। ठीक, और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कैसी होती है भाई, हाई रेजिस्टिविटी होती है। कैसी रेजिस्टिविटी होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है। ये 60 टाइम्स होता है कॉपर का। अगर कोई पूछे, इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और कॉपर के वायर के कंपेयर्ड में ये 60 टाइम्स ज्यादा होता है। जबकि मैग्नीन जो होता है वो 30 टाइम्स ज्यादा होता है कॉपर वायर के कंपेयर में इसकी रेजिस्टिविटी। जबकि टंगस्टन की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 25 टाइम्स ज्यादा होती है किसके, कॉपर के। ठीक है, 25 टाइम्स किसकी ज्यादा होगी, टंगस्टन की। मैग्नीन के 30 टाइम्स ज्यादा होती है किसके, कॉपर की रेजिस्टिविटी के। किसके, कॉपर की रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं तो कॉपर की रेजिस्टिविटी के इतना ये होता है, क्योंकि इसकी सिल्वर की सबसे कम होती है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कॉपर की ही कम रेजिस्टिविटी होती है। और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं तो इसकी रेजिस्टिविटी लो रहती है। और जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उनको हम इंसुलेटर कहते हैं और उनकी जो रेजिस्टिविटी है उनकी भी हाई रहती है। जैसे हमसे गिलास, ठीक, 10 की पावर लगभग 13 से लेके 10 की पावर 17 के समथिंग गिलास की रहती है। इसके अलावा हार्ड रबड़ है, ये 10 की पावर में ही इन सब की वैल्यू आती है, 12 से 15, 10 से 10 की पावर 12 है ना, पेपर की होती है। तो इस तरह से जो इंसुलेटर है उनकी रेजिस्टिविटी आती है। और सिलिकॉन की जो रेजिस्टिविटी होती है वो लगभग 2300 ओम के करीब होती है, और जबकि जर्मेनियम की 0.6 ओम मीटर रेजिस्टिविटी होती है। और जब बात करते हैं इंसुलेटर, अगर इंसुलेटर की हाई रेजिस्टिविटी होती है लेकिन वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तब भी इंसुलेटर के जो रेजिस्टिविटी है उस पर कोई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेमीकंडक्टर जो है इंसुलेटर और इनके बीच की रेजिस्टिविटी होती है दोनों के, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की जो रेजिस्टिविटी होती है वो सेमीकंडक्टर्स की होती है। सेमीकंडक्टर ने काफी चेंजिंग की, कंसंट्रेशन, इम्प्यूरिटी, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने सोलर सेल में सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं, और आपका ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टर्स, और मोबाइल फोन में भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज ही, मोबाइल फोन है, टीवी है, कंप्यूटर है, ये हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेज ही होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, जैसे मान के चलिए हमने देखा यहाँ पे ये सारी चीजें बनी हुई थी। फिलामेंट का बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका, टंगस्टन मटेरियल का बना होता है। और टंगस्टन मटेरियल की जब बात करते हैं तो टंगस्टन मटेरियल की अगर बात करें टंगस्टन की, तो टंगस्टन की जो वैल्यू होती है लगभग 5.60 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर होती है। ठीक, टंगस्टन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी, 5.68 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर होती है। ठीक, तो अब जो टंगस्टन है, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब हमेशा हाई मेल्टिंग पॉइंट पे होता है। किस पे होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है ये हाई। ठीक, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, हाई होती है। इसकी रेजिस्टिविटी कैसी है,
हाई होती है, लेकिन तब भी कितना भी हाई टेम्परेचर कर लें उस केस में ये इवन वर्न नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग नहीं होती है। इसके अंदर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से इसकी रेजिस्टिविटी हाई रहती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन्स, जो हमारे निक्रोम एलिमेंट का बना होता है, निक्रोम एलॉय का बना होता है, तो ये भी हमारे हीटिंग एलिमेंट होता है। आपने देखा होगा निक्रोम की एक तो रेजिस्टिविटी हाई होती है, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होते हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता है, यानी वर्न नहीं करता है, इवन कितना भी टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जाएं, ठीक है ना, वो वायर को ब्रेक करेगा। इसलिए हम हाई रेजिस्टिविटी वाले ही एलिमेंट्स हाई टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। चाहे हम कितना भी टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो उसके जो मटेरियल है ही या हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं उन पे इफेक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट आसानी से फ्लो करती है, ठीक है ना। अब कॉपर है और एल्युमिनियम का वायर हम ज्यादातर यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और सिल्वर के वायर इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा हाई रहती है और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लो होती है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक था हमारा आज, रेजिस्टिविटी और फैक्टर्स अफेक्टिंग बाय द कंडक्टर ऑफ अ रेजिस्टेंस। क्या फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं रेजिस्टेंस पे, तो वो हमने सारी चीजें डिटेल में पढ़ी। इसके अलावा हमने रेजिस्टिविटी के बारे में भी डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे, इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ओम लॉ और रेजिस्टिविटी के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे।